तो वर्क ऑफ ब्रीथिंग के अंदर बच्चों ने क्या पढ़ना है कि यहाँ पर हमारे पास जो वर्क है वो ब्रीथिंग के लिए आपको किस तरह वर्क की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ उसकी तरफ जाने से पहले हमें जो फिजिक्स के अंदर हमने वर्क की एक डेफिनेशन पढ़ी थी, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। बच्चों, वर्क की डेफिनेशन आपके पास जहां पर भी ये वाला वर्ड आता है ना, इसके अंदर दो तीन चीजों का अपने ख्याल रखना होता है। सबसे पहले तो यहाँ तो वहां पर फोर्स का वर्ड यूज किया जाता है, यहाँ वहां पर प्रेशर का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों में से एक, फोर्स यहाँ प्रेशर, दोनों का मतलब अराउंड सेम ही होता है। वर्क का पहले सिंपल समझने के इसका मतलब क्या है। देखो बच्चों, जब हम किसी भी चीज के ऊपर क्या लगाते हैं सर, फोर्स लगाते हैं। किसी भी चीज के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो चीज क्या करती है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करती है। तो फोर्स लगाने के बाद जब ये चीज ने डिस्टेंस कवर किया ना, इसको हम क्या कहते हैं सर, दैट इज कि ये आपने कुछ काम किया है। जैसे मैं आपको इसी एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि आप क्या करते हो कि लेट्स सपोज लैपटॉप आपने पकड़ा है और लैपटॉप को पकड़ के आप एक कमरे से दूसरे कमरे में लेके जा रहे हो। ठीक है, तो इस दौरान आपने दो चीजें की हैं। एक तो आप फोर्स लगाई है, आपने लेट्स सपोज लैपटॉप को पकड़ा हुआ है, या दूसरे और दूसरा आपने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो हमेशा फोर्स या प्रेशर लगाने के बाद जब हमारे पास मूवमेंट होती है, जैसा कि यहाँ पर उन्होंने डिस्टेंस बताया, हम आगे जो एयर के साथ रिलेट है उसके लिए मूवमेंट का वर्ड यूज करेंगे। फोर्स लगाने के बाद जब कोई भी चीज थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है तो उसको हम क्या कहते हैं सर, दैट इज कॉल्ड द वर्क। अब इस वर्क को ना काफी ज्यादा गलत डिफाइन भी किया जाता है। जैसा कि देखो, अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स सपोज आप वही आपको मैं लैपटॉप वाली एग्जांपल देता हूँ कि आपने ना एक लैपटॉप पकड़ा हुआ है और वह हम आपने एक ही जगह के ऊपर खड़े हो। अब इस केस के अंदर बच्चों आप फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन इस फोर्स के दौरान आप क्या कर रहे हो, डिस्टेंस कवर नहीं कर रहे। तो क्या आपने कोई काम किया है सर, हमने कोई भी काम यहाँ पर नहीं किया। लेट्स सपोज आप मतलब कि जितनी वजनी चीज मर्जी लेके खड़े रहो, आप सारा दिन खड़े रहो, अगर आप डिस्टेंस कवर नहीं करवाते या अगर मैं एयर की मूवमेंट नहीं करवाता, इसका मतलब है कि मेरे लंग्स ने कोई काम नहीं किया। इसका मतलब है बच्चों आपने कोई काम नहीं किया। ठीक है, क्योंकि इसके लिए दो चीजें होना जरूरी होती हैं वर्क को डिफाइन करने के लिए, कि एक तो आपने फोर्स लगानी है और दूसरे नंबर पर आपने चीज को कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करवाना होता है। तो अगर फोर्स लगाने के बाद डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास वहां पर वर्क नहीं हो रहा। या ज्यादा फोर्स लगा के थोड़ा सा डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा कि हमने वहां पर ज्यादा काम किया। समझ रहे हैं? तो ये आपने थोड़ा सा ना एक फार्मूला अपने जहन के अंदर याद रखना है कि वर्क का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं या प्रेशर लगाते हैं तो वहां पर क्या होती है, मूवमेंट होती है, या वो चीज क्या करती है, डिस्टेंस कवर करती है। इसी तरह मैं आपको लंग्स की एग्जांपल, ये लंग्स के साथ इसको क्यों रिलेट किया गया बच्चों, देखो हमारे पास जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम एयर को पकड़ के क्या करते हैं, अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हैं। ठीक है, और अब एयर को अगर मैंने अपने लंग्स के अंदर लेके जाना है तो उसके लिए मुझे क्या पड़ी, चाहे वो थोड़ी फोर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमें वहां पर फोर्स की जरूरत पड़ रही है। तो मैंने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद मैं एयर को बाहर से मैंने पकड़ा और मैं उसको अपने लंग्स के अंदर लेके गया। तो दो चीजें मैंने यहाँ पर नहीं की, एक तो पहले मैंने फोर्स लगाई, उसके बाद मैंने एयर की मूवमेंट भी करवाई है साथ, कि बाहर से मैं उस एयर को अपने लंग्स के अंदर लेके चला गया। तो आपके लंग्स ने ये जो काम किया है कि उसने प्रेशर लगा के या फोर्स लगा के एयर को अपने लंग्स के अंदर लेके आया है, दैट इज कॉल्ड द वर्क ऑफ ब्रीथिंग। या इसको दूसरी तरफ भी हम डिफाइन कर लेते होते हैं कि अगर मैं क्या करूं, फोर्स लगाऊं और या मैं प्रेशर लगाऊं और एयर को क्या करूं, अपने लंग्स से बाहर निकाल दूं। तो इस दौरान जितनी मैंने क्या किया, फोर्स या प्रेशर लगा के एयर को अपने लंग से क्या किया है, बाहर निकाला है। देखा, पहले प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाने के बाद मैंने क्या किया, एयर की मूवमेंट करवाई है। एयर को मैंने डिस्टेंस कवर करवाया है। अभी जितनी एयर के वॉल्यूम की मूवमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड योर वर्क ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, उसके बाद हम इसके फार्मूले को भी थोड़ा सा ओपन करके ना समझते हैं। तो वर्क ऑफ ब्रीथिंग को सबसे पहले तो हम इसको डिफाइन करते हैं कि सर द अमाउंट ऑफ वर्क, सिंपल डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क और एनर्जी दैट दैट requires our लंग्स से हम क्या लेते हैं, लंग्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्पायरेटरी मसल्स, दैट रिक्वायर्स ओवर रिस्पायरेटरी मसल्स। और किस काम के लिए उन्हें वो एनर्जी चाहिए होती है, द अमाउंट ऑफ वर्क और एनर्जी दैट रिक्वायर्स ओवर रिस्पायरेटरी मसल्स टू मूव
टू मूव एयर, टू मूव एयर इनटू द लंग्स। ये सबसे पहले तो हम लंग्स के जो अंदर लेके जा रहे हैं तो हम काम करें इनटू द लंग्स, और या फिर आउट ऑफ द लंग्स, आउट ऑफ द लंग्स, कि यहाँ आप लंग्स के अंदर जो फोर्स लगा के लंग्स को, एयर को अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हो, उसको भी हम कहते हैं कि वो आपने काम किया है। या इसके अलावा जो मैं फोर्स लगाकर एयर को अपने लंग्स से बाहर निकाल रहा हूँ, दैट इज आल्सो कॉल्ड द वर्क ऑफ ब्रीथिंग। हम दोनों को सम अप कर लें कि जितना आपने काम इंस्पायरेशन में किया है और जितना काम आपने एक्सपायरेशन में किया है, वो टोटल आपका क्या होता है, पूरा वर्क ऑफ ब्रीथिंग। क्योंकि बच्चों जो ब्रीथिंग होता है ना, ब्रीथिंग आपकी पूरी क्या है, एक कंप्लीट टर्म है। जैसे हम कहते हैं एयर को इंस्पायर किया और एक्सपायर किया, दैट इज कॉल्ड वन कंप्लीट ब्रेथ। क्या किया हमने, इंस्पायर, और जो आप एक्सपायर करते हो उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। मैं आगे जाकर डिफाइन भी करूंगा कि वेंटिलेशन और ब्रीथिंग के अंदर में मोस्टली ना कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पर बच्चों आपके रिस्पायरेटरी मसल्स ने, आपके रिस्पायरेटरी मसल्स ने जितना प्रेशर या मतलब के एनर्जी लगाई है एयर को अपने लंग्स के अंदर लाने के लिए, और फिर उस एयर को गैसेस एक्सचेंज करने के बाद अपने लंग्स से बाहर निकालने के लिए, इसको हम कहते हैं कि भाई ये आपके लंग्स ने क्या किया है, वर्क ऑफ ब्रीथिंग, या ये आपके लंग्स ने क्या किया है, टोटल वर्क किया। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं टोटल वर्क कर रहा हूँ तो मेरे पास जो रिस्पायरेटरी मसल्स हैं, रिस्पायरेटरी मसल्स को जाहिर बात है इनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, जाहिर बात है इनको भी तो क्या एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये तो पहले, सबसे पहले हमने इसको क्या कर लिया है, डिफाइन कर लिया। उसके बाद बच्चों हमारे पास जो रिस्पायरेटरी मसल्स हैं, इनको क्या होती है, ऑक्सीजन की नीड है। पहली बात तो आपने ये याद रखना है, इनको ऑक्सीजन की जरूरत है। दूसरे नंबर आपके पास इन्हीं रिस्पायरेटरी मसल्स को एनर्जी की जरूरत भी होती है। ठीक है। तो जितना आपके पास रिस्पायरेटरी मसल ज्यादा काम करेंगे, वो क्या करेंगे, उतनी ही ज्यादा एयर को बाहर निकालेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर कोई बच्चा ग्रुप में मैसेज कर रहा है, देखने को पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो ये आपने सबसे पहले तो वर्क की आपने डेफिनेशन सिंपल सी समझ ली है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। कि जितना आपके रिस्पायरेटरी मसल्स, जिसके अंदर एब्डोमिनल मसल आ जाते हैं, डायफ्राम आ जाते हैं, यहीं में तो नेक मसल्स भी आ जाते हैं, कि जब आपने इंस्पायरेटरी इंस्पायरेशन करनी है या एक्सपायरेशन करनी है, और इस दौरान आप जो एयर की मूवमेंट करवा रहे हो प्रेशर लगाकर या फोर्स लगाकर, ये आपके पास क्या किया, आपके लंग्स ने टोटल वर्क किया। अब बच्चों आते हैं कि सर इसका फार्मूला की थोड़ी सी डिफाइन बता दें, कि इसके फार्मूला को हमने, अगर कहीं पर पूछा जाए कि मेरे पास जो रिस्पायरेटरी मसल्स हैं वो कितना काम करते हैं, या जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग है उसको अगर हमें कहीं पर कैलकुलेट करने की जरूरत पड़े, तो हमें उसके फार्मूले का पता होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले तो जो हमने फिजिक्स के अंदर फार्मूला पढ़ा था वो कौन सा था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय, जब हम फोर्स लगाते हैं तो डिस्टेंस कवर होता है। तो ये था हमारा फिजिक्स वाला फार्मूला वर्क का। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आप फोर्स नहीं लगा रहे, आप क्या लगा रहे हो, आपने, आप वहां पर प्रेशर लगा रहे हो। आपके जो रिस्पायरेटरी मसल्स हैं वो क्या लगाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं ये आपके लंग्स के ऊपर, ताकि वो क्या करें, एयर को बाहर निकाल दें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स की जगह पर प्रेशर। ठीक है। और प्रेशर लगाने के बाद क्या करते हैं, आपके पास जो एयर होती है, वो जो एयर का वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम क्या करता है, बाहर चला जाता है। यहाँ पर उसकी एक्सेलेशन हो जाती है, या उसकी क्या हो जाती है, इंस्पायरेशन हो जाती है। ठीक है। दोनों के दौरान में, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के अंदर, जो आप प्रेशर लगा के एयर को अपने लंग्स के अंदर लेके जाते हो या एयर को अपने लंग्स से बाहर लेके जाते हो, दैट इज कॉल्ड द वर्क ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है। अब मेरी, मुझे आपने एक बार बतानी है, अगर आप ज्यादा प्रेशर लगाओगे, यहां पर आप काम समझ जाएगा। अगर आप क्या करते हो, ज्यादा प्रेशर लगाओगे, इसका मतलब है कि आपने क्या किया, ज्यादा काम किया। अगर आप क्या करते हैं, आपके लंग्स या रिस्पायरेटरी मसल ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, इसका मतलब है कि जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग है वो क्या है, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और दूसरे नंबर अगर हम क्या करते हैं, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर को बाहर निकालते हैं, ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये आपको पता है वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम से आ रहा है। तो अगर हम ज्यादा एयर को बाहर निकाल दें, इसका स्टिल मतलब क्या है, कि मेरे लंग्स ने ज्यादा काम किया है। ठीक है। तो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, एंड वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ठीक है। तो आपके लंग्स ने क्या किया सर, प्रेशर लगा के एयर को बाहर निकाल दिया। अब जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे, उतना मेरे लंग्स क्या करते हैं, ज्यादा काम करते हैं। ठीक है। ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है बच्चे। इन्हीं दो कंडीशंस को, जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग है ना, इसको रिलेट किया जाता है हमारे पास दो कंडीशंस के साथ। एक आपके पास होती है सीओपीडी, असल में जो एमसीक्यूज है वो तो यहाँ से पूछा जाता है, ऊपर वाला थोड़ा सा फिजिक्स वाला कंसेप्ट आ गया था। जो बच्चों एमसीक्यूज पूछा जाता है ना, वो एमसीक्यूज यहाँ से आएगा। एक तरफ हम लेते हैं सीओपीडी, और एक तरफ हम लेते हैं रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस, रिस्ट्रिक्टिव रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस।
और इन दोनों कंडीशंस के अंदर हमने क्या करना है, देखना है कि पर्सन को कहाँ पर ज्यादा काम करना पड़ता है, सीओपीडी वाले पेशेंट को ज्यादा काम करना पड़ता है या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट को यहाँ पर ज्यादा काम करना पड़ता है। बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ना अक्सर जो ये सीओपीडी, जिन बच्चों ने पहले रिस्पायरेटरी वाला जो टॉपिक पढ़ा हुआ है ना, मतलब जिनको मैंने रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ाया हुआ है, उनको पता है कि जब हम सीओपीडी को या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट्स होते हैं ना, इनमें से एक जो कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं, मैं कहता था कि इनका ना वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। इन पेशेंट्स का वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। वो वेट लॉस बच्चे पता क्यों लॉस होता है? देखो, जब आप ज्यादा काम करोगे, और ज्यादा काम के लिए हमें क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, समझ, हमें ज्यादा एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो ज्यादा वर्क करने की वजह से आपकी बॉडी या आपके जो रिस्पायरेटरी मसल्स हैं वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी एटीपी प्रोड्यूस करने वाले मालिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्ब्स हो गए, ग्लूकोज हो गया, वो रिस्पायरेटरी मसल्स क्या करते हैं, उनको यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, जब वो उनको यूटिलाइज कर लेते हैं ना, आपके फैट्स को या प्रोटीन्स को या आपके कार्ब्स को, तो उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन या ये जो कार्ब्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूँ, जो आपकी प्रोटीन है, उस प्रोटीन ने आपके मसल्स के अंदर जाना था और मसल्स की जाके बिल्डिंग करवानी थी। अब आपको क्या पड़ा कि आप ज्यादा काम कर रहे हो, आपके रिस्पायरेटरी में से ज्यादा काम करें, उन्होंने क्या किया, उस एटीपी को, उस प्रोटीन को या उन ग्लूकोज को या उन कार्ब्स को यूटिलाइज किया, वहां से एटीपी बनाई, और एटीपी करके उन्होंने क्या किया, यहाँ पर अपनी वर्क ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज करवा लिया। अब उन्होंने वर्क, उनको ज्यादा ब्रीथिंग मतलब कि ज्यादा वर्क करने की क्यों जरूरत पड़ रही है, उनको क्यों ज्यादा प्रेशर लगाने की जरूरत पड़ रही है? लेट्स सपोज मैं अगर सीओपीडी वाले पेशेंट की एग्जांपल लेता हूँ, तो बच्चों सीओपीडी वाले पेशेंट के अंदर क्या होता है सर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। मतलब कि इस पेशेंट को प्रॉब्लम होती है एक्सपायरेशन के अंदर। इसकी क्या होती है, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है। लेट्स सपोज अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की या एम्फीसीमा, तो सीओपीडी वाले पेशेंट्स के अंदर बच्चों प्रॉब्लम होती है एक्सपायरेशन के अंदर। ये एक बात याद रखिएगा सिंपल सी, कि इन पेशेंट की जो एक्सपायरेशन होती है या जो एक्सलेशन होती है वो प्रॉपरली नहीं होती। जो आपके पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट है, इनको क्या प्रॉब्लम होती है, एक्सपायरेशन, और इनको इंस्पायरेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है। जितने भी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट हैं या जितनी भी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज हैं, हमने पढ़ा था बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज हैं। मस्थीनिया ग्रेविस हो गया, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होगी, हमारे पास एमाइलोडोसिस होगी, इसके अलावा सार्कोडोसिस हो गया। तो वो जितनी कंडीशंस होती है ना, वो सारी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज का, इवन दो जो हमारे पास पोलियोमाइलाइटिस होता है, या जिन लोगों को जिनकी न्यूरॉन्स में डैमेज हो जाती है, तो उनके अंदर सारी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज होती है, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सी बात अपनी बच्चों ये देखनी है कि जो हमारे पास वर्क ऑफ ब्रीथिंग सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं, इनको एक्सपायरेशन में प्रॉब्लम होती है। जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ कि इन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये क्या करते हैं, एयर को अपने लंग्स के अंदर नहीं ले पाते, मतलब लेके जा सकते प्रॉपरली। ठीक है, अब डॉक्टर साहब मुझे आपने खुद बताना है, अगर आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे जो रिस्पायरेटरी मसल्स हैं उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, उनको ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। जब उनको ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर क्या होगा, आपके पास जो एयर है ना, एयर का जो वॉल्यूम है उसकी क्या होगी, मूवमेंट होगी। वो एयर है वो आपके पास यहाँ से बाहर जाएगी, लेकिन स्टिल जो पूरी गैस होती है या जो पूरी एयर होती है वो लंग से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो बात बताने का बच्चों यहाँ पर मकसद ये है कि जो सीओपीडी वाले पेशेंट्स होते हैं, इनका जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग होता है, मतलब इनको ज्यादा काम करना पड़ा है, ज्यादा काम करना पड़ता है। और सर ज्यादा काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सर इनके रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर होती है ऑब्स्ट्रक्शन। तो जब आपने एयर को बाहर निकालना पड़ता है, तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। मतलब, और आप उसको ओवरकम कैसे करोगे, जब आप वहां पर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करोगे। ठीक है, जब आप कंटिन्यूसली ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर इस फार्मूले को चाहे आप देख लो, जब आप ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हो बच्चों, तो उसकी वजह से आपके पास जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग है, मतलब कि आपको यहाँ पर ज्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है या आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ज्यादा एटीपी की जरूरत है। ठीक है, और जब आपको ज्यादा एटीपी की जरूरत है, तो इस एटीपी को आप कहाँ से प्रोड्यूस करोगे बच्चों? आप इसको ग्लूकोज से, कार्ब से या प्रोटीन से, मतलब इन रिसोर्सेज से आप एटीपी को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपने एस्थमा वाला पेशेंट देखा होगा या आपने एम्फीसीमा वाला पेशेंट देखा होगा, उनका वेट लॉस आपको नजर आता है। उन पेशेंट्स का वेट क्यों लॉस नजर आता है? क्योंकि बच्चे, उनको वर्क ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा करना पड़ता है, उनके जो रिस्पायरेटरी मसल्स हैं वो ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। क्यों ज्यादा कंज्यूम करना पड़ते हैं, क्यों करते हैं सर? सर द रीजन इज दैट कि उन्होंने ज्यादा प्रेशर यहाँ पर क्रिएट करना है, ताकि वो ज्यादा प्रेशर क्रिएट करके डॉक्टर साहब
ज्यादा जो वॉल्यूम ऑफ एयर है ना उसको बाहर निकाल सके। चूंकि रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो ज्यादा मतलब कि प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जब ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे पास जो वर्क है उसकी अमाउंट भी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। अगर वर्क इंक्रीज हो रहा है तो उसे ज्यादा एटीपी की जरूरत पड़ेगी, और वो एटीपी क्या करेगा, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स या नॉन कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल से लेगा। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। ऑन दी अदर हैंड हम यहाँ पर आते हैं कि सर जो हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस के पेशेंट होते हैं, क्या इनको भी वर्क ऑफ ब्रीथिंग ज्यादा करना पड़ता है, क्या इनको भी ज्यादा काम करना है? सो द आंसर इज यस, कि बच्चों जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग है यहाँ पर भी लोगों को, जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट है ना, अब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट के प्रॉब्लम कहाँ पे, इंस्पायरेशन के अंदर, कि यहाँ पर इनको इंस्पायरेशन में प्रॉब्लम आती है। तो जब वो इंस्पायर करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रेशर ज्यादा लगाते हैं, मतलब इस तरह प्रेशर लगाते हैं। और जब वो प्रेशर लगाएंगे तो उन्हें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब उनको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा एटीपी की जरूरत होगी, और जब ज्यादा एटीपी की जरूरत होगी तो बच्चों को क्या करेंगे, वही कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सबको यूटिलाइज करेंगे। तो आपकी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी बॉडी के दूसरे सेल्स के लिए, जिसकी वजह से आपको इन पेशेंट्स के अंदर कैक्सिया का एक हम वर्ड यूज करते हैं, जिनके मसल मास लॉस होता है। तो इन पेशेंट्स के अंदर आपको ज्यादा वर्क करने की वजह से क्या नजर आता है, वेट लॉस नजर आता है। ठीक है, तो इसका रीजन पूछा जाता है वहां पर कि रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेज, यहाँ जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं सीओपीडी, इनके अंदर एक दो एक्सेप्शन भी हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे पैथोलॉजी के अंदर जाकर। जैसे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट होता है तो इनके अंदर मतलब वेट लॉस नहीं होता। ठीक है, एस्मा वाले पेशेंट्स के अंदर होता है, एम्फीसीमा वाले पेशेंट्स के अंदर होता है, इडियोपैथिक पल्मोनी फाइब्रोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर होता है। तो उन सब के पीछे साइंस क्या होती है, वो यही है बच्चों कि आपके रिस्पायरेटरी मसल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, ताकि वो एयर को क्या करते हैं, फोर्सफुली, अगर सीओपीडी का है तो वो फोर्सफुली बाहर निकाल रहा होता है, इसलिए उसको ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। और जो रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट है उन्हें फोर्सफुली इंस्पायर करना पड़ता है, तो इसलिए ज्यादा वह काम कर रहे होते हैं। और जब वो ज्यादा वर्क ऑफ ब्रीथिंग करते हैं तो ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, एंड दैट कैन काज द डिक्रीज वेट इन दोज पेशेंट्स। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपने याद रखनी है। वर्क इज इक्वल टू द प्रेशर, एंड प्रेशर मल्टीप्लाई द वॉल्यूम। अगर आप ज्यादा वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब आपके लंग्स ज्यादा काम करे। अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते तो आप अभी देखो बैठे बैठे हो, आप फोर्सफुली एयर को बाहर निकालो। जब आप एयर को, बच्चों ज्यादा एयर को बाहर, जैसे हमने कहा था ना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो अगर मैं अपना एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बाहर निकालना चाहता हूँ ना बच्चे, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, मुझे ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा लंग्स के ऊपर। जब मैं ज्यादा प्रेशर क्रिएट करूंगा तो उससे मेरे पास जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग है वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और आप ये देखो कि ए आप देखो 8 से 10 दफा ऐसे कर लो, 8 to 10 टाइम्स अगर आप इस तरह फोर्सफुली इंस्पायर या एक्सपायर करते हो, यू विल फील, आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी बॉडी थक गई है, इवन दो मतलब कि आप हेल्दी हो। इसी तरह जो पेशेंट बेचारे सीओपीडी या रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज वाले पेशेंट्स होते हैं, आप उनका इमेजिन करो जिनको कि मतलब दिन के अंदर जितनी भी तरह ब्रीथिंग करनी पड़ती है, उन बेचारों को क्या करना पड़ता है, ज्यादा काम करना पड़ता है, वर्क ऑफ ब्रीथिंग का इंक्रीज होता है, तो उनके ऊपर कैसी कंडीशन जाती होगी। मतलब वो इसलिए तो कहते हैं कि उनका वेट लॉस हो जाता है, वो उनके अंदर मतलब चिड़चिड़ाहटपन आ जाती है, उन पेशेंट्स के अंदर हमें इंजाइटी, डिप्रेशन, मतलब इस तरह की सिम्टम नजर आती हैं। ठीक है, क्योंकि बेचारों को यहाँ पर ज्यादा काम करना पड़ा है। तो ये चीज आपने यहाँ पर वर्क ऑफ ब्रीथिंग के अंदर याद रखनी है। रिस्पायरेटरी रेट इंक्रीज करनी पड़ती है हमें, यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम अगर इंक्रीज करना पड़े तो पीछे कंसेप्ट वही है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन वाला। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम मैं कल आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा चुका हूँ। अब नेक्स्ट आते बच्चों फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसिस, कि सर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसिस क्या होता था बच्चों। हमने पढ़ी है दो टाइप्स की, मतलब कि डेड स्पेसिस हम पढ़ेंगे दो टाइप्स की। एक आपके पास होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस। हाँ जी, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज एनाटॉमिकल डेड स्पेस, क्योंकि हमने वो पढ़ चुके हैं एनाटॉमी के अंदर। व्हाट इज द एनाटॉमिकल पर डेड स्पेस? गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। क्या नहीं होता, दोबारा एक बंदा बताए, एक एक करके बताएं। गैसियस गैसियस एक्सचेंज जहाँ पे नहीं होगी वो डेड स्पेस होगी, नॉट एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस आप ये कह रहे हैं कि जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होंगे बच्चों। तो एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वहां पर तो हमने उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था ना, एक कंडक्शन जोन था, एक रिस्पायरेटरी जोन था। जी जी, ठीक है, कंडक्टिंग जोन और रिस्पिरेटरी जोन। हाँ जी। तो जो कंडक्शन जोन होता है उसका सिर्फ काम होता है कंडक्शन करवाना, उसका काम गैसेस एक्सचेंज तो है ही नहीं है। तो मैं इसलिए उसको वहां पर एसोसिएट इसलिए नहीं करूंगा कि कंडक्शन जोन का सर सिर्फ काम ही कंडक्शन होता है, वहां पर गैसेस एक्सचेंज तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि सिर्फ वहां पर कंडक्शन हो रही होती है तो मेरे पास गैसेस एक्सचेंज नहीं होता, इसलिए हम उसको एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ कंडक्शन हुई है। अब आगे मैं आपको एक जगह बताऊंगा जहां पर हमारे पास देखो गैस भी जाती है, वहां पर रिस्पायरेशन होती भी है, लेकिन स्टिल अगर ना हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं,
दैट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ठीक है बच्चों, तो सर दो चीजों को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एक होती है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, है ना, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो बच्चों एनाटॉमिकल डेड स्पेस कौन सी होती है सर? जो हमारा कंडक्शन जोन था ना, हमने दो जोन की बात की थी। एक कंडक्शन जोन था जी, कहां तक होता है आपका कंडक्शन जोन? कंडक्शन जोन कहां तक होता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। वेरी गुड डॉक्टर तैयबा। ऐसा जो हमारे पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वहां तक क्या होता है आपके पास? कंडक्शन जोन होता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये लिखा हुआ है एनाटॉमिकल डेड स्पेस, ठीक है, नंबर 1। और ये एनाटॉमिकल डेड स्पेस कहाँ तक आ रही है बच्चों? जहां तक आपके पास क्या है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ यहाँ तक आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक सिर्फ कंडक्शन होती है, वहां पर वैसे भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है। तो चूंकि सिर्फ वहां पर कंडक्शन होती है, इसलिए हमने इसको नाम दिया है दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल डेड स्पेस। और एनाटॉमिकल डेड स्पेस बच्चों कहां तक होती है सर? रिस्पायरे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ एनाटॉमिकल डेड स्पेस, एनाटॉमिकल डेड स्पेस। हाँ जी बच्चे, रिस्पायरेटरी जोन आपका कौन सा होता है सर? रिस्पायरेटरी जोन के अंदर सर आपने दो चीजें बताई थी। एक हमारे पास रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, नंबर 1, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। सर नजर नहीं आ रहा मुझे। किसी को नजर भी नहीं आ रहा? मेक श्योर करें। नहीं आ रहा है, आ रहा है। नजर आ रहा है सर, जरा आपकी ठीक एक है, साइड वीक है। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो बच्चों रिस्पायरेटरी जोन है, रिस्पायरेटरी जोन के अंदर दो चीजें हमने देखी थी। एक आपका रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स होता है और दूसरी आपकी एलोविलाई होती है, ठीक है। और एलोविलाई इज द सम ऑफ टू थिंग्स। क्या क्या होता है? एक सर एलोव्यूलर डक्ट होती है, एलोव्यूलर डक्ट होती है। आपने जब भी एलोविलाई बताना है तो बच्चों सिर्फ एलोव्यूलर सैक नहीं होती, एक एलोव्यूलर डक्ट और एलोव्यूलर सैक दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एलोविलाई कहते हैं, ठीक है। एलोव्यूलर डक्ट एंड एलोव्यूलर सैक, ठीक हो गया। तो रिस्पायरेटरी जोन्स के अंदर बच्चों ये दो चीजें होती हैं सर। अगर हमारे पास एनाटॉमिकल सॉरी जो कंडक्शन जोन है वहां पर गैसियस एक्सचेंज, चूंकि वो तो वैसे ही नहीं होता, तो आपने कंडक्शन जोन को क्या डिक्लेयर कर देना है? एनाटॉमिकल डेड स्पेसेस, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास रिस्पायरेटरी जोन है बच्चों, जो आपकी एलोविलाइज होती है वहां पर तो गैसियस एक्सचेंज होता है ना। तो अगर आपकी एलोविलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड द एग्जैक्टली फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अगर मेरी एलोविलाई के अंदर गैसियस एक्सचेंज बच्चों ना हो तो उसको मैं क्या कहूंगा सर? दैट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है कि सर मेरे पास एलोविलाई के अंदर तो एयर आती है, वहां पर सक्रियों में सेल्स भी पड़े होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज भी करवाते हैं, तो इसके बावजूद हमारे पास वहां पर जो गैसियस एक्सचेंज है वो क्यों नहीं हो रहा? तो बच्चों दो तीन आपने चीजें यहाँ पर समझनी है। सबसे पहले तो आपके जो लंग्स के तमाम लॉब्स होते हैं उनके अंदर इक्वली गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। पहली बात तो मेक श्योर ये करें कि मेरे लंग्स के सर अगर राइट है तो इसमें 3 लॉब्स होते हैं, लेफ्ट है तो इसके अंदर 2 लॉब्स होते हैं। और यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये आपकी है कैपिलरीज। तो बच्चों पहली बात आपने ये याद रखनी है कि आपके जो लंग्स हैं, लंग्स के अंदर इक्वल गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। कहीं पर ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होता है, कहीं पर कम गैसेस एक्सचेंज होता है। जैसा कि अगर आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं तो ये आपके पास गैसेस एक्सचेंज किन के दरमियान में होता है? मेरे पास एलोविलाई एक तरफ होती है सर, और दूसरी तरफ ये होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज के अंदर बच्चों क्या आता है? आपका ब्लड आता है। और उस ब्लड ने क्या करना होता है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उसने एलोविलाई को दे देनी है, और एलोविलाई से उसने क्या ले लेनी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस तरफ आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इस तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो ये एलोविलाई के अंदर नॉर्मली होता है बच्चों। जो आपका ये जो लोअर लोब है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। उसके बाद जो आपका अपर लोब है, यहाँ पर सबसे कम गैसेस एक्सचेंज होता है। पहली बात आपने ये याद रखनी है। अपर लोब्स के अंदर सर नॉर्मली भी अपर लोब्स के अंदर कम गैसेस एक्सचेंज होती है। तो अपर लोब पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। अपर लोब के अंदर गैस एक्सचेंज आपका कम होता है, जो लोअर लोब है इसके अंदर गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बताई कि अपर लोब के अंदर गैसेस एक्सचेंज क्या होता है बच्चों? आपका कम होता है। और अगर वहां पर कम हो रहा है तो सर इसकी कोई ना कोई रीजन होगी, इसकी कोई ना कोई मेरे पास रीजन होगी जिसकी वजह से मेरे पास जो अपर लोब है ना वहां पर गैसेस एक्सचेंज कम हो रहा है। और अगर गैसेस एक्सचेंज वहां पर कम है या गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो जिस एरिया में बच्चों गैसेस एक्सचेंज नहीं होता मैं उसी को तो मतलब डेड स्पेस कहता हूँ ना।
तो आपने देखना, अब मैं आपका ना ये अपर लोब मैंने क्या किया है, इसको जूम आउट किया है और हमने इसकी क्या ड्रॉ की है, एलोविलाई, और हमने इसकी यहाँ पर कैपिलरीज ड्रॉ की है। गैसियस एक्सचेंज क्यों नहीं हो पाता आपके अपर लोब्स के अंदर बच्चों? पहला रीजन होता है कि आपके अपर लोब्स की तरफ जो ब्लड की सप्लाई है वो कम होती है। डिक्रीज ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स अपर लोब। तो आपके अपर लोब्स की तरफ बच्चों जो ब्लड सप्लाई होती है वो ही कम होती है। तो जब आपके अपर लोब्स की तरफ ब्लड कम जाएगा तो वहां पर मेरे पास जो गैसियस एक्सचेंज है ना, वो गैसियस एक्सचेंज भी कम होता है। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं शायद ना कोई एयर का फंडा होगा कि मेरे जो अपर लोब है ना वहां पर मतलब कि जो एयर है वो एलोविलाई के अंदर नहीं जा रही होती। बच्चों ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम ये होती है कि आपके अपर लोब्स की तरफ जो ब्लड का फ्लो होता है ना, वो ब्लड का फ्लो कम होता है। जो ब्लड का शंट होता है ना अपर लोब्स की तरफ, वो कम होता है। तो जब आपके अपर लोब्स की तरफ ब्लड नहीं जाएगा तो फिर भाई गैसियस एक्सचेंज किसके साथ होना है? तो वहां पर बच्चों गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि अपर लोब के अंदर सबसे ज्यादा जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है वो कहां पर होती है? अपर लोब के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मेरे पास क्या है, एक ये दो चीजों का सम सर बताया ये जाता है। एक एनाटॉमिकल डेड ड्यू स्पेस। टू ग्रेविटी भी हो सकता है कि ड्यू टू ग्रेविटी लोअर लोब्स में ज्यादा ब्लड जाता है। जी जी, इसका रीजन यही है, ग्रेविटी की वजह से आपके पास जो ब्लड होता है ना अपर जो लोअर लोब्स के अंदर ना ब्लड का फ्लो ज्यादा होता है आपके इंटर। ग्रेविटी का रीजन है ना। देखो अगर मैं बैठा हूँ तो मेरे पास जो सबसे ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा वो आपके नीचे वाले लोब्स की तरफ होता है। दूसरा इसका रीजन ये भी होता है कि जो वस्कुलैरिटी होती है ना, मतलब कि जो ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं वो भी नीचे अपर जो लोअर लोब्स होते हैं इसकी तरफ ज्यादा ब्लड वेसल जा रही होती है। तो गैसियस एक्सचेंज जहां पर ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगी ज्यादा ब्लड जाएगा, वहां पर गैसियस एक्सचेंज भी ज्यादा होता है। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि आपके लोअर लोब्स की तरफ मैक्सिमम ब्लड जाता है। ज्यादा जो ब्लड जाता है ना वो आपके लोअर लोब्स की तरफ जाता है। जो ज्यादा एयर जाती है वो आपके अपर लोब्स की तरफ जाती है। ये बात हमेशा याद रखिए। और आपको पता है एयर की डेंसिटी कम होती है तो वो जो अपर वाले लोब्स होते हैं वहां पर एयर ज्यादा होती है, लेकिन वो एयर प्रॉपरली गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में बच्चों आपने क्या याद रखना है? फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस को ना हम सम कहते हैं दो चीजों का। एक आपका एनाटॉमिकल डेड स्पेस और प्लस जो हमारे पास यहाँ पर डिक्रीज, यहाँ पर मैं लिखूंगा डिक्रीज ब्लड फ्लो टुवर्ड्स अपर लोब, टुवर्ड्स अपर लोब। क्योंकि सर अपर लोब्स की तरफ ब्लड का फ्लो कम होता है इसलिए वहां पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। और जब जहां पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता हम उसको क्या कहते हैं सर? दैट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब यहाँ पर एनाटॉमी का कोई मसला नहीं, यहाँ पर फिजियोलॉजिकल मतलब कि फंक्शनिंग का प्रॉब्लम है। इसको फंक्शनल डेड स्पेस भी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल इतना ब्लड ही आपके अपर लोब्स की तरफ नहीं भेज रही। तो अगर ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो आपके पास गैसियस एक्सचेंज वहां पर नहीं होगी। तो हम उसको क्या डिक्लेयर करेंगे? दैट इज कॉल्ड द फिजियोलॉजिकल और फंक्शनल डेड स्पेस। ठीक है, आपकी ये बुक्स ने इसको फंक्शनल डेड स्पेस भी कहती है। नजर आ रहा है ये देखो। तो देखो ये एलोविलाई आपका बना हुआ है लेकिन नो गैसियस एक्सचेंज। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है तो इन्होंने लिखा हुआ क्या लिखा है? नो गैसियस एक्सचेंज। क्योंकि ये रेड आपको नजर आ रहा है ना ऊपर, ये वाला रेड, पल्मोनरी ब्लड फ्लो, क्योंकि वहां पर पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम होता है इस वजह से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाती। ठीक है, यहाँ पर आपके पास नीचे पल्मोनरी ब्लड फ्लो ठीक होता है तो वहां पर गैसियस एक्सचेंज आपके पास हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। लेकिन ना बच्चों इसके अंदर एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किस तरह है? अब एक मेरे पास है नॉर्मल पर्सन, जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ ना, तो जो मेरा डेड फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस है ना वो मेरे अपर लोब्स के अंदर ज्यादा ही होगी। मेरे अपर लोब्स के अंदर गैस जो डेड स्पेस है वो ज्यादा होगी। लेकिन मैं कंपेयर करता हूँ अपने आप को एक एथलीट के साथ। वो जो बच्चों एथलीट होगा ना उसकी अपर लोब्स के अंदर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या होती है? कम होती है। एक एथलीट के अंदर जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस होती है बच्चों को कम होती है। अब उसका रीजन क्या होता है बच्चों? क्योंकि आपके पास जो एथलीट है उसको क्या चाहिए? उसको सर ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। वो जब एक्सरसाइज करता है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और वो जो जरूरत होती है ना वो आपके लोअर लोब से फुलफिल नहीं हो रही होती। इसलिए फिर आपका लोअर लोब क्या करते हैं? देखो बात को आपने जरा समझना है, ये हम पीछे से इसका कंसेप्ट बनाते आ रहे हैं। आपके पास यहाँ पर एथलीट को चाहिए ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजनेटिव ब्लड। वो ऑक्सीजनेटिव ब्लड लोअर लोब से फुलफिल नहीं हो रहा होता है। जब वहां पर वो आपके पास जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल नहीं हो रही होती तो उस ब्लड के अंदर क्या होता है? हाइपोक्सिया हो जाता है उस ब्लड के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन उतनी नहीं आ रही होती जितनी आपको चाहिए होती है उस एथलीट को। तो जब आपके पास हाइपोक्सीमिया हो जाता है ना आपकी लोअर पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, तो वहां पर क्या होगा जी? आपने मुझे खुद बताना है। अगर आपकी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर यहाँ पर उतनी ऑक्सीजन नहीं आ रही जितनी उस एथलीट को चाहिए,
तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, हाइपोक्सिया। तो जब यहाँ पर हाइपोक्सिया क्रिएट होगा तो बच्चों इसकी वजह से क्या होगा पल्मोनी आर्टरी के अंदर, कम ऑन पल्मोनी ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। वेरी गुड डॉक्टर जरियाब, कि सर जहाँ पर हाइपोक्सिया होता है पल्मोनी आर्टरी के अंदर वहां पर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है। अब जब बच्चों यहाँ पर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी तो ये क्या करेगा, ये ब्लड को शंट कर देगा अपर लॉब्स की तरफ। तो जब ब्लड आपका शंट होता है उस एथलीट के अंदर, जब ब्लड शंट करके आपके अपर लॉब्स की तरफ जाता है तो वहां पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। इसलिए तो कहते हैं कि जो आपके पास एक एथलीट होता है, मैं यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर लिख भी देता हूँ कि बच्चों एथलीट्स के अंदर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसिस क्या होती हैं, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस आपके पास कम होती है। जो हमारे पास नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन के अंदर जो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसिस हैं बच्चों, ये क्या होती हैं, ये ज्यादा होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है, समझो आपके यूवर्ड के 2 से 3 एमसीक्यूज आपके यहाँ पर सॉल्व होंगे, ठीक है, क्योंकि वो इस चीज को रिलेट करते हैं एथलीट के साथ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए हाइपोक्सिया होगा, उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड का शंट होगा अपर लोब्स की तरफ। जब अपर लोब्स की तरफ ब्लड का शंट होगा तो वहां पर गैसियस एक्सचेंज होगी, एंड whenever there is a gaseous exchange there is no any more dead space there, ठीक है। तो ये चीज आपने जरूर यहाँ पर याद रखनी, ठीक है बच्चों। एनाटॉमिकल डेड स्पेस, कंडक्शन जोन। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस में 2 चीज, दोनों सम अप है दोनों चीजों का, एनाटॉमिकल डेड स्पेस का भी, और ये जो आपके पास डिक्रीज ब्लड का फ्लो कम होने की वजह से भी जो वहां पर गैसेस एक्सचेंज नहीं होता उसको हम डेड स्पेस कहते हैं। एथलीट्स के अंदर डेड स्पेस कम होती है और जो हमारे पास नॉर्मल पर्सन के अंदर डेड स्पेस ज्यादा होती है। अब इसके अलावा देखो आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, आपने मुझे खुद बता देना बच्चों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है जी डॉक्टर सदका, पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट के अंदर डेड स्पेस ज्यादा होगी या कम होगी? सर ज्यादा होगी क्योंकि सर ब्लड ही नहीं आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, कि सर पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर लेट्स सपोज यहाँ पर इम्बोलस बन गए, जब यहाँ पर इम्बोलस बन जाएगा क्या आपके लंग्स की तरफ ब्लड जाएगा? सर नहीं जाएगा। इसका मतलब उसके अंदर क्या ज्यादा हो गया है, डेड स्पेस ज्यादा हो गई है, जिसको हम V/Q मिसमैच भी कहते हैं। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से हमारे पास जो डेड स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी, कंसेप्ट वही है, गैसेस एक्सचेंज ज्यादा होगी सर तो डेड स्पेस कम होगी, गैसेस एक्सचेंज कम होगी तो मेरे पास डेड स्पेस ज्यादा हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों, इसका एक फार्मूला है जिसके बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको इस फार्मूले के बारे में भी आइडिया होना चाहिए। फार्मूला क्या है कि सर सबसे पहले VD का मतलब होता है डेड स्पेस, मतलब आपने किसी बंदे की डेड स्पेस निकालनी है ना, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस निकालनी, तो उसके लिए हमारे पास क्या फार्मूला होना चाहिए, और ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं इसका आपको ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले बच्चों अगर आपने फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस निकालनी है तो आपको टाइडल वॉल्यूम का पता होना चाहिए कि उसका टाइडल वॉल्यूम कितना है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए पाकू पीकू पाकू, क्या पता होना चाहिए आपको, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन योर आर्टरी। इसके अलावा जो आपने कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, एक्सेल किया, वो आपने लेनी है, और फिर आपने नीचे क्या लिखनी है, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू योर पल्मोनरी इनटू योर आर्टरी ब्लड, ठीक है। तो इसमें आपने फार्मूला क्या आ गया हमारे पास सर, पाकू मतलब प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टरी। 2 चीजें हम बच्चों हम अक्सर देखते हैं, अगर किसी के साथ कैपिटल ए लिखा जाए ना तो वो एलोविलाई के प्रेशर की बात करेंगे, अगर किसी चीज के साथ ए मतलब स्मॉल ए लिखा जाए तो वो आपकी आर्टरीज के बारे में बात करते हैं, जिससे आगे जाकर हम एक ग्रेडियंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैपिटल ए का मतलब है एलोविलाई के अंदर गैसेस के बारे में बात हो रही, मतलब अगर लिखा जाए ना लेट्स सपोज PaO2, इस PaO2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, कौन सी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, जो आपके पास एलोविलाई के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर लिखा जाए PaO2, PaO2 का क्या मतलब है सर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर किस ऑक्सीजन का, जो आपके ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपने कैपिटल ए हमेशा एलोविलाई को के बारे में बताता है, और जो स्मॉल ए होता है बच्चों ये आपकी आर्टरीज के ब्लड के बारे में और उसके जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके बारे में बताता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो स्मॉल ए है ना, इसका मतलब है कि आर्टरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट आपने लेनी, मतलब आर्टरी के ब्लड के अंदर। फिर आपने क्या करना है, ई का मतलब होता है एक्सपायर्ड, मतलब जितनी वो एयर को एक्सपायर्ड करेगा ना उसके अंदर आपने देखनी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपने वो ले लेनी है। इसके बाद फिर आपने उसको डिवाइड कैसे करना है, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो उसके ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगी। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास उस पेशेंट के अंदर क्या आ जाएगी, डेड स्पेस आई। मैं आपको एक रफ साइज का ना करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज एक पेशेंट है, मैं उसकी टाइडल वॉल्यूम ले लेता हूँ 500, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हम ले लेते हैं लेट्स सपोज मैं 40 ले लेता हूँ, ठीक है, नॉर्मली भी 40 होती है। एक्सपायर्ड हम कितनी करते हैं, लेट्स सपोज एक्सपायर्ड मैं ले लेता हूँ इस पेशेंट की 36, ठीक है, और यहाँ पर फिर 40 आ गया।
इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 504 डिवाइडेड बाय 40, 0 से गया, 4 से गया, मतलब कि 50। इस पेशेंट के अंदर हमारे पास जो डेड स्पेस आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों? वो 50 ml आ रही है। तो देखो फार्मूले से हमें, और आपको वो बताएंगे मतलब उसके एक्सपायर्ड जो उसने एयर की उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है वो आपको उसकी वैल्यू दी जाएगी। उसके बाद जो आर्टरीज का ब्लड है उसके अंदर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आपको वैल्यू दी है। आपने सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। जब आपको ये फार्मूला याद होगा इंशाल्लाह आपको जितना भी टफ एमसीक्यूज आ जाए आप उसको इजीली क्या करोगे बच्चों? सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी। मैंने आपको फार्मूला बता दिया ना कि कैसे आपने याद रखना है। देखो पाकू पीकू पाकू, ठीक है, पाकू पीकू पाकू, ये आपने याद रखना है। इंशाल्लाह ये आपको ना काफी ज्यादा हेल्प करेगा। ये फार्मूला आपको भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, वीडी का क्या मतलब होता है डॉक्टर आयशा? सर वीडी का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। वीटी का मतलब वहां जहां पर भी वीटी लिखा जाए ना बच्चों, इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम ही होता है। ठीक है, और फिर हमने उसको मल्टीप्लाई करना है पाकू से, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो आर्टरी में प्रेजेंट है। फिर आपने कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है जो आपकी आपने एयर को एक्सेल किया है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। फिर आपने उसको डिवाइड कर देना है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो आपकी आर्टरी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको आपने डिवाइड करना है तो आपको उस पेशेंट की जो डेड स्पेस है, जैसे हमने यहाँ पर निकाली कितनी, 50 ml, ये आपको क्या है डेड स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास एनाटॉमिकल डेड स्पेस और फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। इससे बड़े बड़े मजे के एमसीक्यूज है इंशाल्लाह, वो मैं आपको सेंड करूंगा। तो आई होप सो आप उनको इजीली क्या करोगे? सॉल्व कर लोगे। ठीक है, क्योंकि आपको अब इसका कंसेप्ट आ गया है। एथलीट्स के अंदर डेड स्पेस कम होती है। अगर देखो कोई पल्मोनी एम्बोलिज्म का पेशेंट है, आपके ब्लड फ्लो के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जब ब्लड का फ्लो ही नहीं आपके लंग्स की तरफ कम हो जाएगा तो उसकी वजह से जो गैसियस एक्सचेंज है वो कम होगी, आपके पास डेड स्पेस क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं वेंटिलेशन। सबसे पहले वेंटिलेशन होता क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर, वेंटिलेशन क्या है? द अमाउंट ऑफ एयर that is इंस्पायर्ड, कि जितनी आप एयर को इंस्पायर्ड करते हो और जितनी आप क्या करते हो? एक्सपायर्ड करते हो। द अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द वेंटिलेशन। सर ये तो टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन है। सर सबर तो कर लें, मैंने लिखा है फिनोमिना। मैंने या अगर थोड़ा सा देख लिया करो डॉक्टर साहब, आप इतनी जल्दी अग्रेसिव फैसले ना किया करें। देखो बच्चों, जितनी अमाउंट को आप लेके जाते हो ना अपने लंग्स के अंदर और जितनी एयर को आप बाहर निकालते हो उसको हम कहते हैं जी सर दैट इज, और वो हम क्वाइट फेस के अंदर बात कर रहे थे। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो मैं अमाउंट ऑफ एयर लंग्स के अंदर लेके जा रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं फोर्सफुली लेके जा रहा हूँ, अब आप इसको टाइडल वॉल्यूम कहोगे? नहीं सर। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आप भी लेट्स सपोज मैं बैठा हूँ, मैं जितनी एयर को अपने लंग्स के अंदर लेके जाऊंगा, मैं चाहे वो टाइडल वॉल्यूम हो, चाहे वो क्वाइट ब्रीथिंग हो, चाहे वो फोर्सफुल ब्रीथिंग हो, जितनी भी एयर मैं लंग्स के अंदर लेके जाऊंगा और फिर मैं जितनी भी निकाल लूंगा, मैं वॉल्यूम्स की बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ ये वाला जो फिनोमिना है ना, इंस्पायर करना और एक्सपायर करना, इसको हम वेंटिलेशन कहते हैं। डॉक्टर साहब बात की समझ आइए? ये जो फिनोमिना है ना, अब देखो मैं जैसे हम कहते हैं कि सर कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, तो अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी क्या है? हमारे पास एक फिनोमिना है कि वो मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट करता है। हम उसके अंदर कार्डिक आउटपुट कितनी है, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है, वो तो हमारे पास डिफरेंट वॉल्यूम्स होते हैं। लेकिन वो जो फिनोमिना है जिसके अंदर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसको तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कह रहे हैं। इसी तरह बच्चों ये जो फिनोमिना है जिसके अंदर हम एयर को लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, कितनी लेके जा रहे हो अभी वो हम उसके बारे में बात नहीं करें क्योंकि वो हम कल बात कर चुके हैं। ठीक है, कितनी लेके जा रहे हो कितनी आप बाहर निकाल रहे हो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस फिनोमिना को आपने क्या करना है? दैट इज कॉल्ड द वेंटिलेशन। ठीक है, तो सर वेंटिलेशन कितनी टाइप्स की होती है और वेंटिलेशन के मतलब के नॉर्मल वेंटिलेशन कितनी? जी जी, हम फोर्सफुली इनहेल करें एक्सहेल करें जिस तरह भी, ये टोटल अगर क्वाइट पोजीशन में खड़े हैं ये इस टोटल को कहेंगे वेंटिलेशन। जी इस फिनोमिना को वेंटिलेशन कहेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज आप 1 मिनट के अंदर मतलब कि 12 दफा इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, तो आप उसने कहना कि सर ये 12 दफा मेरे पास वेंटिलेशन हुई है। अगर मैं 50 दफा करता हूँ तो मैं कहूँगा ये 50 दफा, ये फिनोमिना आपने 50 दफा की है। समझ रहे हैं? ये साइकिल आपने 20 दफा की है। तो आपने देखा ना कहीं पे लिखा होता है वेंटिलेशन रेट, वेंटिलेटर अगर आप जो बच्चे ऑब्जर्व करें उनको पता हो तो ऊपर वेंटिलेटर रेट लिखी होती है कि कितनी दफा आपने वेंटिलेट की है, कितनी दफा आपने एयर को
इंस्पायर और एक्सपायर की है, कितनी की है मैंने कहा वो डिफरेंट चीज है, वो हम ऑलरेडी वॉल्यूम्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों 1 मिनट के अंदर लेट्स सपोज मैं कितनी दफा इंस्पायर या एक्सपायर करता हूँ, ठीक है, ये जितनी दफा मैं इंस्पायर या एक्सपायर कर रहा हूँ, जिसको हम रिस्पायरेटरी रेट भी कहते हैं, वेंटिलेशन रेट या रिस्पायरेटरी रेट, ये आपके पास सेम ही चीज होती है। जैसे हम कहते हैं ना ब्रीथिंग और वेंटिलेशन। हाँ जी, चलिए मुझे आप बताएं पहले ब्रीथिंग और वेंटिलेशन में क्या डिफरेंस है डॉक्टर साहब? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेंटिलेशन एंड ब्रीथिंग? सर वो एनर्जी और ऑक्सीजन है जो हम ब्रीथिंग रेस्पिरेटरी नॉर्मली होगी, लेकिन वेंटिलेशन में हम फोर्सफुली भी इंस्पायर एक्सपायर कर सकते हैं। ये सर फिनोमेना है ब्रीदिंग ना, पैसिव होती है ब्रीदिंग, वो तो मतलब एंड नॉर्मली वेंटिलेशन। चलती रहनी है ब्रीथिंग तो। डॉक्टर साहब मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर जो अभी मैं मतलब के एयर को अपने लंग्स के अंदर लेके जा रहा हूँ, जो बाहर निकाल रहा हूँ, वो फिर ब्रीथिंग नहीं है? नहीं नहीं, वो ब्रीथिंग ही होगी ना। अब अगर आप नॉर्मली जो सांस ले रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं, वेंटिलेशन में तो सर फोर्सफुली चले भी आ जाएगा। एक दफा अगर हम सांस लेंगे तो वो ब्रीदिंग है, और अगर हम 1 मिनट में काउंट करेंगे तो वो वेंटिलेशन शायद। वो मिनट वेंटिलेशन होती है, वो इसकी टाइप होती है डिफरेंट। सर जो एनर्जी सर और वो ऑक्सीजन रिक्वायर होता है रेस्पिरेटरी मसल्स को एयर को इन और आउट करने में, उसको ब्रीथिंग कहते हैं। और जो हम वैसे प्रोसेस करते हैं एयर का, गैसेस एक्सचेंज का, वो वेंटिलेशन। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि सर वो जो एनर्जी आपने इस्तेमाल की है उसको हम ब्रीथिंग कह रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं ऐसे करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपका डायफ्राम है, डायफ्राम ने 50 जूल एनर्जी इस्तेमाल की है, तो मैं क्या कहता हूँ कि इसकी जो ब्रीथिंग है वो 50 जूल है। आपने कभी सुना हो? हम्म, अगर हम उसको एनर्जी के साथ ही रिलेट करें फिर तो वैसे बनता है ना कि इसकी ब्रीथिंग 50 जूल है, इसकी जो ब्रीथिंग है इसकी 100 जूल्स है, जाउल्स है जो उसका यूनिट है एनर्जी का। नहीं सर, ऐसा तो नहीं लग रहा। ऐसा तो नहीं, आपको कैसे लगता है डॉक्टर साहब? सदका आप बताएं जरा। सर ब्रीदिंग जो होती है लाइक वो पैसिव होती है, उसमें ऐसा नहीं है कि लाइक इट्स नॉट एक्टिव प्रोसेस, ठीक इट्स है ठीक, जस्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो फिर वही बात आप भी वही कह रहे कर वो मतलब फिर तो वहां पर भी आपको एनर्जी की जरूरत वेंटिलेशन पड़ेगी। में सर प्रेशर प्रेशर आता है, तो प्रेशर होगा तो वर्क होगा। ठीक है, अब सर ब्रीदिंग में वर्क नहीं होगा सर, मेरा बस तो ये अगर बोलना है बच्चे उस पे। वर्क नहीं होगा तो एयर आपके लंग्स में कैसे जाएगी? अब आप कह रहे हैं कि वर्क नहीं होगा, मेरे रिस्पायरेटरी मसल मूव ही नहीं करते, मेरे लंग्स मूव ही नहीं करते, उनको ऑक्सीजन की इसका मतलब है सर फिर तो हमारे लंग्स को ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। जो लंग्स के मसल हम उनको निकाल के बाहर निकाल रख देते हैं, मैं फिर भी क्या है काम करता रहूंगा। शहबाज सर भाई से चले, कह सकते हैं कि मतलब रिन्यूइंग द एयर इन लंग्स। मतलब जितनी एयर वो लीव कर रहे हैं। नहीं नहीं, रिन्यूइंग मतलब जो जितनी एयर हम लंग्स में रिन्यू कर रहे हैं ना, जो गैसेस एक्सचेंज एरिया में, उसको हम वेंटिलेशन कहें या उसको हम मतलब कि ब्रीथिंग कहें? उसको हम सर वेंटिलेशन ये कहेंगे। सर ये जो ब्रीथिंग है वो बायोकेमिकल प्रोसेस है, और जो ठीक है वेंटिलेशन है वो केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ फिर? ये तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर उन्होंने ये चीज लिखी है कि वेंटिलेशन मतलब बायो ब्रीथिंग ये होता है, वेंटिलेशन। भाई कुल मिला के ना कोई इनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। अगर आपने डिफरेंस बनाने हैं तो आप बैठे जितने मर्जी बनाते रहो, वैसे ये जनरल टर्म है जो हम यूज करते होते हैं। आपको बता देता हूँ जो कुछ डिफरेंट बुक्स ने इनके लिए डिफरेंट टर्म्स यूज किए हैं। जैसे यहाँ पर जरियाब ने या किसी ने एनर्जी का मतलब कि जिक्र किया था, एनर्जी के साथ वाकई इनको रिलेट करवाया जाता है। वो कहते हैं कि ऐसी मतलब कि जितनी अमाउंट ऑफ एयर को लंग्स के अंदर ले जाने के लिए अगर एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, तो उस एनर्जी जितनी आपने एनर्जी लगाई है, जिस प्रोसेस के ऊपर आप एनर्जी लगा रहे हैं वो आपका ब्रीथिंग होगा, और जिसके ऊपर आप एनर्जी नहीं लगा रहे वो आपकी वेंटिलेशन होगा, ठीक है। कुछ नहीं इसको ऐसे डिफाइन किया। फिर जैसे एक डॉक्टर शाहद ने कहा कि सर जितनी एयर आप लंग्स के अंदर लेके जा रहे हो और वो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करे, हम उसको वेंटिलेशन कह रहे हैं। देखो लेट्स सपोज मैंने टोटल एयर जो मैं लंग्स में लेके गया वो मैं 500 ml लेके गया, लेकिन उसमें से सिर्फ क्या 350 ml एयर ने गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट किया। अब जो 500 थी वो मेरे पास ब्रीथिंग थी, ब्रीथिंग एयर थी, और जो मेरे पास 350 थी वो वेंटिलेशन की मतलब के समझ लो कि वो वेंटिलेटरी प्रोसेस था।
किसी ने ऐसे डिफाइन किया हुआ। लेकिन बच्चों अगर सीधी आपको बात बताऊं ना, इनके अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ब्रीथिंग और वेंटिलेशन को हम जनरल टर्म में यूज करते हैं, हमें कोई इनके अंदर ज्यादा डिटेल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। जहां तक मैं आपको फिर कह रहा हूँ, वही एनर्जी, वही गैसेस एक्सचेंज कितना होगा उसकी बेस के ऊपर डिफरेंस बुक्स के अंदर लिखे हुए हैं, बट जनरली दीज आर द सेम, मतलब के दोनों टर्म्स हैं। ब्रीथ, देखो ब्रीथ इन का वर्ड होता है वेंटिलेशन, मतलब कि जितनी मैं एयर लंग्स के अंदर लेके जा रहा हूँ वो मेरे पास क्या है, वेंटिलेशन है। लेकिन जितनी मैं फिर एक्सपायर भी करता हूँ, मतलब ब्रेथ आउट, अब ब्रेथ इन और जो ब्रेथ आउट है वो हम उसको कहते हैं दैट इज द ब्रीथिंग। और जितनी आप एयर लंग्स के अंदर लेके जा रहे, गैस एक्सचेंज में जितने जितने पार्टिसिपेट किया है वो कहते हैं उसको आप वेंटिलेशन कह रहे हो। मतलब डिफरेंट डेफिनेशन इसकी की हुई हैं, लेकिन जनरल टर्म्स याद रखो, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है। 1 मिनट के अंदर आप जितनी दफा मतलब कि इंस्पायर और एक्सपायर करते हैं उसको हम ब्रीथिंग रेट भी कहते हैं, रिस्पायरेटरी रेट भी कहते हैं, हम उसको वेंटिलेटरी रेट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल आपने याद रखना है, कोई इसके बारे में मैसी होने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों वेंटिलेशन का मतलब फिर क्या हुआ है सर, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम एयर को लंग्स के अंदर लेके जाते हैं, गैस एक्सचेंज करवाने के बाद हम उसको अपने लंग्स से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, रिस्पायरेटरी रेट सर नॉर्मली कितनी होती है बच्चों, तो इस यहाँ पर भी डिफरेंट बुक्स डिफरेंट लिखती हैं, लेकिन आपने याद रखना है 12 से 20। यूवर्ल्ड के अंदर मेरे ख्याल में 14 से 20 लिखा हुआ है, तो आपने इसको याद रखना है 12 से 20 दफा, 20 पर मिनट आपने याद रखना है, 20 पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर सर इतनी दफा जो हमारे पास नॉर्मली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यहाँ जो वेंटिलेशन की रेट है, यहाँ जो रिस्पायरेटरी रेट है वो 12 से 20 होती है। अब यहाँ पर बच्चे ना ये नॉर्मल, आपको देखो ये नॉर्मल यहाँ सिंपल सी चीजें जो अक्सर आपको भूल जाती हैं, पल्स रेट भूल जाती है, सैचुरेशन ऑक्सीजन की भूल जाती है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर भूल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर भूल जाता है, वेंटिलेशन रेट भूल जाती है। तो बच्चों जो वेंटिलेशन रेट, यहाँ जो रिस्पायरेटरी रेट है, जो डबल आर लिखे होते हैं, वो आपके पास 12 से 20 होती है। अगर 20 से ज्यादा है तो वो हमारे पास क्या होगा, मतलब कि हाइपर वेंटिलेशन है, और अगर 12 से कम है तो वो हाइपो वेंटिलेशन। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अगर 20 से ज्यादा है हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन। ठीक है, और अगर आपने हाइपर वेंटिलेट करना तो आपको वर्क ऑफ ब्रीथिंग भी को भी इंक्रीज कराना पड़ेगा। वही बात है कि आप वर्क ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज करोगे, पेशेंट के अंदर में वेट लॉस, एनर्जी कंज्यूम वाली चीजें नजर आएंगी। अगर 12 से बच्चों कम है तो यहाँ पर हो गया हाइपो वेंटिलेशन, वहां पर हाइपर था और इसको हम कहते हैं हाइपो वेंटिलेशन। ये चीज आपने क्या रखनी है यहाँ पर याद रखनी। फिर बच्चों वेंटिलेशन को ना हम दो चीजों में और डिवाइड करते हैं। वेंटिलेशन एक हमारे पास होती है मिनट वेंटिलेशन, जैसे अभी शायद ताइबा या कोई बता रहा था बच्चा। बच्चों ये टाइप्स होती हैं वेंटिलेशन की, एक मेरे पास है मिनट वेंटिलेशन, एक आपके पास होती है एल्व्यूलर वेंटिलेशन, और इसके फार्मूले भाई बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर से मैंने कोई आपको नहीं बताया कि कोई ज्यादा, वो जो डेड स्पेस वाला फार्मूला वो भी कोई एज इट नहीं पूछा जाता, लेकिन ये मिनट वेंटिलेशन और जो आपके पास एल्व्यूलर वेंटिलेशन है ना बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपने वेंटिलेटरी सेटिंग्स करनी होती है ना, तो वहां पर ये फार्मूलेज आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, ये हेल्प आपको जरूर करेंगे, मिनट वेंटिलेशन एंड द एल्व्यूलर वेंटिलेशन, और ये लिखे भी होते हैं वहां पर। जी जी, ये न्यूनेट में सेम ही होगा, 12 to 20 सेम ही होगा, या फिर उधर नहीं नहीं, जैसे? न्यूनेट्स में तो ज्यादा होता है बच्चे, वो तो हम पीड्स के अंदर पढ़ेंगे। न्यूनेट्स में तो जो उनकी रिस्पायरेटरी रेट है वो भी ज्यादा होती है, जो उनकी हार्ट रेट है वो 120 से 140 तक होती है, कुछ बुक्स 100 से 140 तक लिखती हैं, उनकी रिस्पायरेटरी रेट भी ज्यादा होती है। ठीक, मैं एक अडल्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, वो तो इंशाल्लाह जब हम पीड्स पढ़ेंगे हाँ, उसी हिसाब न्यूनेट्स से मैं की कह वो सारी हम वहां पर देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए सर मिनट वेंटिलेशन क्या होता है बच्चों। बच्चों मिनट वेंटिलेशन होता है कि 1 मिनट के अंदर आपने कितनी दफा वेंटिलेट की है। क्या सर, 1 मिनट के अंदर मैंने कितनी दफा वेंटिलेट की है, या मतलब कितनी एयर मैं अपने लंग्स के अंदर लेके गया और मैंने कितनी निकाली, उसको हम कहते हैं मिनट वेंटिलेशन। इसका जो फार्मूला होता है इसमें हम लेते हैं टाइडल वॉल्यूम, और टाइडल वॉल्यूम को बच्चों आपने रिस्पायरेटरी रेट के साथ मल्टीप्लाई करके देखना होता है इसकी मिनट वेंटिलेशन कितनी आ रही है। टाइडल वॉल्यूम बच्चों नॉर्मली कितना होता है, अराउंड 500, और रिस्पायरेटरी रेट मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज हम ले लेते हैं यहाँ पर 12 ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर 12.60 है इसका मतलब है ये कितना आ गया, 6000 ml। मतलब आपकी जो मिनट वेंटिलेशन है ना बच्चों, अगर मैं अभी आपकी बात करूं जब आप क्वाइट कंडीशन के अंदर हो तो आपकी मिनट वेंटिलेशन 6000 ml होती है। ठीक है, तो अगर हमने किसी पेशेंट की वेंटिलेटरी सेटिंग करनी है तो वहां पर हमने मिनट वेंटिलेशन को क्या करना पड़ेगा, 6000 ml अगर उसकी आ रही है तो मतलब वो नॉर्मल होगी। ठीक है, तो मिनट वेंटिलेशन के अंदर दो चीजें आपने याद रखनी है बच्चों, एक टाइडल वॉल्यूम और दूसरा रिस्पायरेटरी रेट। अगर देखो रिस्पायरेटरी रेट किसी बंदे के अंदर कम या ज्यादा हो जाती है, हम वो एक सिनेरियो भी बना लेते हैं ना
लेट्स सपोज मैं कहता हूँ किसी पेशेंट के अंदर हाइपर वेंटिलेशन हुई है या मतलब टैकीपनिया हुआ है, उसकी रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा हो जाएगी ना। तो रिस्पायरेटरी रेट अगर मैं लेता हूँ 40, तो यहाँ पर देखो 500 मल्टीप्लाई बाय 40, 5×4 = 20, तो इसकी कितनी आ रही है बच्चों, इट्स अराउंड 20,000 ml। तो अगर किसी पेशेंट की रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा है, डिस्निया या टेकिपनिया के साथ पेशेंट आ रहा है, तो उसकी मिनट वेंटिलेशन देखो कितनी, 20,000 तक चली जाएगी। इतनी एयर को अपने लंग्स के अंदर लेके जा रहा है और फिर इतनी एयर को वो क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। टोटल जो वेंटिलेशन है 1 मिनट के अंदर वो इतनी हो रही है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों एल्व्यूलर, और इसके अंदर डेड स्पेस, मतलब ये टोटल काउंट किया हो, यहाँ से हमने अभी डेड स्पेस नहीं निकाला, यहाँ पर हमने जो टोटल एयर आपके लंग्स के अंदर गई है और उसमें से जो आपने एक्सपायर की है, ये हमने टोटल की यहाँ पर बात की, डेड स्पेस की हम यहाँ पर बात नहीं करते। अब बात देखते हैं बच्चों कि एल्व्यूलर वेंटिलेशन क्या होता है। एल्व्यूलर वेंटिलेशन हम कहते हैं कि जितनी वेंटिलेशन, मतलब कि जितनी एयर आपकी एलोविलाई के अंदर गई है। मिनट वेंटिलेशन वाली होती है जितने आपने लंग्स के अंदर लेके गए हो, ठीक है, मतलब नोज से अंदर जितनी एयर चलेगी ना, वो मिनट वेंटिलेशन के अंदर आपने काउंट करनी होती है। लेकिन हम एल्वुलर वेंटिलेशन के अंदर देखते हैं जो आपकी एलोविलाई एट द एंड पॉइंट तक कितनी एयर गई है, मतलब कुछ एयर आपके पास रास्ते के अंदर कंज्यूम हो गई है, कुछ आपकी नेजल कैविटी के अंदर ट्रैप हो गई है, कोई ट्रेकिया के अंदर ट्रैप हो गई है, कुछ मैं कहता हूँ ब्रोंक्यूल्स के अंदर कंज्यूम हो गई है, कुछ लीक आउट हो गई है। तो वो सारा करने कराने के बाद आपकी एलोविलाई के अंदर कितनी ऑक्सीजन या कितनी एयर जाती है, उसको हम कहते हैं एल्व्यूलर वेंटिलेशन, ठीक है बच्चों। तो इसका फार्मूला भी आपने क्या रखना है, यहाँ पर याद रखना है, एल्व्यूलर वेंटिलेशन BA। और जहां से मैंने आपको बताया ना कि एलोविलाई के अंदर कितनी गई है, उसमें से हमने क्या करना है, माइनस करना, जो हमारे पास ऊपर मतलब डेड स्पेसिस के अंदर चली गई है। तो यहाँ पर आप टाइडल वॉल्यूम में से आपने माइनस कर देनी है डेड स्पेस, ठीक है, क्योंकि एलोविलाई के अंदर हमारे पास वो लास्ट वाली एयर वो जाएगी, उसके बाद कुछ ना एयर क्या होगी, वो डेड स्पेसिस के अंदर या रास्ते के अंदर कंज्यूम होगी, ठीक है, उसको हम डेड स्पेस के अंदर कंसीडर कर लेते हैं। और इसको भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है रिस्पायरेटरी रेट के साथ। बच्चों ये दो फार्मूले पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर एटलीस्ट ये दो फार्मूले याद रखिए, एक मैं आपको आगे जाके और लिखवा दूंगा, ये 3 फार्मूलेज आपने याद रखना, ठीक है। तो क्योंकि ये आपके पास यूटिलाइज होंगे, एमसीक्यूज भी आपके सॉल्व होंगे इंशाल्लाह, और आगे क्लिनिकल भी आपको ये चीजें हेल्प करेंगी। बच्चों टाइडल वॉल्यूम कितना है सर, 500। उसके बाद डेड स्पेसिस कितनी है, बताया जाता है कि अराउंड जो डेड स्पेस है वो मेरे पास होती है 150, ठीक है, कितनी डेड स्पेस होती है, अराउंड 150 होती है। और अब आपने लेनी दूसरी तरफ रिस्पायरेटरी रेट, 500 में से 150 माइनस करो, 350 आ गया है। रिस्पायरेटरी रेट मैं ले लेता हूँ, इसकी कितनी ले लें, 12 ले लेते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन में ईजी होगा। 35 तो कितना हो गया, 70, और 2 0 7 है, और ये 2 0 7 है। तो बच्चों देखो, अगर किसी पेशेंट की जो रिस्पायरेटरी रेट हम 20 लेते हैं, तो जो उसकी एल्व्यूलर वेंटिलेशन है वो हमारे पास 7,000 ml हमारे पास आएगी। अब आप कहेंगे सर एल्व्यूलर मिनट वेंटिलेशन 6,000 थी, एल्व्यूलर जो वेंटिलेशन है वो हमारे पास 7,000 आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो रास्ते में डेड स्पेस के अंदर एयर हमारी कंज्यूम हुई है, तो वो तो यहाँ पर इंक्रीज कैसे होगी बच्चों, यहाँ पर रिस्पायरेटरी रेट हमने 12 ली है, यहाँ पर रिस्पायरेटरी रेट हमने 12 ली है। अगर यहाँ पर मैं रिस्पायरेटरी रेट लेता हूँ ना 12, देखो 350 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 12 के साथ, तो ये मेरे पास बन जाता है यार 35 10 कितना हो गया, 350 हो गया, और 350 में से ऐड करो 70 और ऐड कर लो 420, तो ये मेरे पास बच्चों बन गया 420, मतलब 4200 ml। तो अगर एक पेशेंट क्या करता है सर, अगर उसकी हमने रिस्पायरेटरी रेट दोनों की सेम है, मतलब 12 इधर है मिनट वेंटिलेशन के अंदर और एल्वुलर वेंटिलेशन के अंदर भी 12 है, तो जो आपके पास मिनट वेंटिलेशन होगी वो 6,000 है, मतलब जितनी एयर 1 मिनट के अंदर आपके लंग्स के अंदर गई है और बाहर आई है वो है 6,000। आपकी एलोविलाई के अंदर कितनी गई है उसमें से बच्चों, वो है वो 4200 ml गई। फिर वो सर 1800 ml एयर वो कहाँ गई है बच्चों, वो आपकी डेड स्पेसिस में गई है, ठीक है। तो ये दैट इज कॉल्ड द एल्वुलर वेंटिलेशन एंड दैट इज कॉल्ड द मिनट वेंटिलेशन। बच्चों एल्वुलर वेंटिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम आगे जब वेंटिलेटरी सेटिंग्स करते होते हैं ना, हमने पैप को देखना होता है, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर देखना होता है, सी पैप को आपने मतलब एडजस्ट करना होता है, आपने FiO2 को एडजस्ट करना होता है, तो उधर हमने ये चीजों को भी मतलब मद्देनजर सर रखना होता है, आपने कितनी एयर अभी बोला डेड कि स्पेस में जाएगी। डेड स्पेस जी नॉर्मली 150 होगी, और लेकिन इधर आपने 1800 निकाल दी डेड स्पेस वाली वॉल्यूम। सर एक दफा जब आप टाइडल वॉल्यूम, एक दफा जब मैं इंस्पायर करूंगा ना, उस 500 में से 150 उधर जाएगी, डेड स्पेस में जाएगी। तो जब मैं सर 12 बस मेरा डाउट बता दीजिए लास्ट में, 12 या सर 20 ये दफा डेड करूंगा स्पेस, तो हर दफा 150 मेरे पास कंज्यूम होगी। जी सर ये डेड स्पेस है, एनाटॉमिकल है, फिजियोलॉजिकल है, टोटल डेड स्पेस है? कौन सी, ये टोटल है,
मैडम टोटल है, अच्छा एलोविलेज लाइक तक पहुंच गए हम, एनाटॉमिकल। ये ओके हम सर, एलोविलेज तक और सर पहुंच ये गए हैं। बता दीजिए। ओके, ये 7,000 कैसे आया और 4200 कैसे आया? और मैडम 7,000 जब रिस्पायरेटरी रेट आप 20 करोगे तो 7,000 आएगा, जब अच्छा रिस्पायरेटरी रेट आप 12 करोगे तो वो 4200 आएगा। अच्छा अच्छा, तो वो मैंने ठीक रिस्पायरेटरी है। रेट चेंज करके आपको फार्मूला मतलब ड्राइव करना ओके सिखाया यहाँ पर, समझ आ गई आपको? ठीक है सर। हाँ सर, मिनट वेंटिलेशन में जो डेड स्पेस में एयर गई है, जितनी टोटल इनहेल भी हुई है डेड स्पेस में गई है टोटल है, और जो एल्वेलर में जो गैसेस एक्सचेंज हुई है उसमें सिर्फ वो है। जी इसी वेरी से ना? गुड डॉक्टर, जी जी बिल्कुल, कि जो गैसियस एक्सचेंज में जिस चीज ने पार्टिसिपेट किया है वो 4200 है, जो हम टोटल अंदर अपने लंग्स में लेके जाते हैं 1 मिनट के अंदर वो 6,000 है, ठीक है। फिर वो हमारे पास 1800 कहाँ गई बच्चों? आपकी डेड स्पेसिस में चली गई, ठीक है। तो मिनट वेंटिलेशन में हम टोटल एयर को देखते हैं, एल्विलर वेंटिलेशन के अंदर हम सिर्फ वो एयर को देखते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अपनी चीज यहाँ पर याद रखनी है। अगर किसी बंदे की कम या ज्यादा हो रही हो, लेट्स सपोज जैसे हमने कहा था कि कोई एथलीट है या जिसकी मतलब के जो ब्लड का शंट है वो अपर लोब्स की तरफ ज्यादा है, तो जाहिर बात है उसकी जो डेड स्पेस होगी वो कम होगी, लेकिन उसकी आपको वैल्यूज दी होगी, आप उससे कैलकुलेट कर लोगे। तो ये हमारे पास बहुत, देखो ये छोटे से आपको टॉपिक लग रहे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। वेंटिलेशन, उसके बाद हमारे पास फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, और लास्ट पे हमारे पास जो वर्क ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। ये छोटे छोटे 3 जो टॉपिक्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कवर होते हैं। कल आपकी रिस्पायरेटरी की फिजियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेरे ख्याल में इलास्टिक रिकॉइल वाला, और वो लंग्स और जो आपके पास चेस्ट एक्सपेंशन, वो टॉपिक इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल किसी बंदे ने क्लास मिस नहीं करनी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बाकी सी यू इन नेक्स्ट क्लास। ओके जी, अल्लाह हाफिज।